अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सिटी टन के साथ मैं हूँ ज़ीनत सरफराज। दुआ गो हूँ कि आपके आज के दिन का आगाज़ बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन और खुशियों भरा हुआ होगा और आने वाला हर दिन अल्लाह पाक आपके लिए ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा करे और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी कामयाबियाँ, बहुत सारा सुकून लिखे। मौसम बदल रहा है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। कोशिश करें कि कोई भी गर्म शॉल लें, क्योंकि सारी बात है कि कभी ऐसे ऑन एंड ऑफ होता रहता है, कभी एकदम से गर्मी लगने लग जाती है, कभी एकदम से जो है वो सर्दी लगती है। तो कोशिश करें इस तरह के आप कपड़ों का इस्तेमाल करें जो आपको सर्दी से महफूज रख सके। अपना बहुत सारा अगर खांसी ज़ुकाम नज़ला है तो कोशिश करें कि कुछ ना कुछ गर्म इनटेक करें, कुछ खाने पीने का ख्याल रखें ताकि आपकी सेहत जो है वो बिल्कुल ठीक रहे। और आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपके लिए जो है वो ऐसे मौज़ूआत पे हम बात करें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो, आप उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि आपके साथ ही हमारा प्रोग्राम है और ये जो सारा प्रोग्राम है हम आप ही की वजह से करते हैं, क्योंकि आप हमारी ऑडियंस हैं और ऑडियंस हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारी कोशिश होती है कि आप बिल्कुल ठीक रहें। अगर आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो अल्लाह पाक आपके सफ़र में ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा करें, अपनी ज़िंदगी में भी आप हमेशा कामयाब रहें। और ज़िंदगी का, जैसे कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि खूबसूरती इसके टर्न एंड ट्विस्ट हैं। अल्लाह करे कि आपके लिए जो भी सिचुएशन हो आप उसे बहुत अच्छे से आसान अंदाज से ओवरकम कर सकें और अल्लाह पाक आपके रिस्क में भी इजाफा करे, आपको सेहत तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन। इसी के साथ अगर मुल्क के हालात की बात करें, मुल्क की इकॉनमी की बात करें तो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हमें पिछले कुछ टाइम से देखना पड़ रहा है। बहुत बेरोज़गारी भी बढ़ गई है। हम टाइम टू टाइम बात करते रहते हैं क्योंकि फैसलाबाद जो है वो स्पेशल एक इंडस्ट्रियल सिटी है। इसे पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसके साथ बहुत सारे लोगों का रोज़गार वो बसता है। जब इंडस्ट्री की बात आती है तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे जो बुरी तरह से बदहाली का शिकार हुई हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उसकी एक बड़ी वजह जो है वो एनर्जी क्राइसिस है, फ्यूल की कीमतों का बढ़ जाना है। लेकिन क्या फ्यूल की जो कीमतें हैं उसमें जो कमी आई है उससे कितना फ़ायदा होगा हमारी इंडस्ट्री को, और साथ ही साथ जो डॉलर रेट है उसके कम और ज़्यादा होने से क्या इम्पैक्ट जाता है, इन तमाम हवालों से हम बात करेंगे। और इसी पे बात करने के लिए आप बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। साथ ही साथ इसी हवाले से बात करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं अब्दुल रहमान। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच, आपने भी हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। कैसी ज़िंदगी गुजर रही है, कैसे हालात जा रहे हैं, और क्योंकि मौसम बड़ा खुशगवार हो गया है। जी, मौसम बड़ा बेहतर हुआ है और उसके सियासी मौसम भी बड़ा बेहतर हुआ है। तमाम चीज़ें जो काफ़ी बेहतर जा रही है, मुल्की सूरत हाल भी काफ़ी बेहतर हो रही है। अल्लाह करे कि बेहतरी की तरफ ही जाए, क्योंकि कुछ टाइम से तो हम बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देख रहे हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं। लेकिन जो है उम्मीद का दामन कहते हैं, कभी भी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। तो सर, मैं आपसे स्टार्ट करूँगी कि क्या इंडस्ट्री के हालात चल रहे हैं, किस तरह की जो मुश्किलात हैं आपको फेस करनी पड़ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडस्ट्री के हालात तो फिर आपको पता ही है कि ओवरऑल हर बंदा ही परेशान है। जी। जो इंडस्ट्रीज है वो ज़्यादा है, अगर उसके साथ जो उसका रॉ मटेरियल देने वाले उसके सप्लायर है वो उससे भी ज़्यादा परेशान है। एक तो हमारे यहाँ पे अपना पेट्रोल के रेट्स कम होने की वजह से कुछ थोड़ा बहुत अभी फ़र्क पड़ा है, लेकिन जो बिजली के प्राइसेस की वजह से वो अभी तक नहीं हमारा उसका कोई सदबाव हो उसका, जो हमारे लिए मेजर इसकी बिजली के रेट्स का ही है प्रॉब्लम। उसकी वजह से इंडस्ट्री हमारी दिन ब दिन कम ही होती जा रही है। अब देखिए ऑलमोस्ट 50% लोग मिले हैं, तकरीबन बंद है। 50, 60, 70% ना बंद, इस सूरत में कि जो 24 घंटे चलती थी वो 12 घंटे चल रही हैं। आगे कोई, क्योंकि हमारी कॉस्ट ज़्यादा बन जाती है, हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा बाकी मुल्कों की वजह से, और बाकी मुल्कों में बिजली का रेट्स भी कम है, लेबर कॉस्ट भी कम है, उनको जो उनकी गवर्नमेंट है वो सपोर्ट भी करती है। और हमें तो आपको पता है अभी निगरान गवर्नमेंट से और जो पंजाब गवर्नमेंट का काफ़ी कोशिश तो कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब और अपना दूसरे, तो लेकिन फिर भी ये जो जब तक बिजली के रेट्स का नहीं आएगा उस वक्त तक हम इस बरहान से गुजरने आगे नहीं निकल सकते। अभी लोगों के पास स्टॉक बहुत ज़्यादा पड़े हैं, वो उसकी वजह से ये अब इंटरनेशनली तौर पे पॉलिस्टर के रेट्स, हमारी जो इंडस्ट्री में, हमारी बेसिकली इंडस्ट्री बेस करती है कॉटन पे जी। हमारा मुल्क कॉटन पे बेस करती है। इसमें 1 करोड़ बंदा इसके साथ मुंसलिक है। इसके अब हम कॉटन पे ही ज़्यादा फोकस करें ताकि हमें बाहर से इम्पोर्ट ना करनी पड़े। तो अब
क्योंकि हमारी इसकी वजह से एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं है। और जैसे कि आपने एनर्जी क्राइसिस की भी बात की है, तो बहुत सारे एनर्जी क्राइसिस भी जो है वो हमें फेस करने पड़े हैं। और उम्मीद करते जैसे आपने कहा है कि निगरान वज़ीर आला में भी मोहसिन नकवी साहब ने भी जो है वो गुज़िश्ता रोज़ पहले फैसलाबाद का दौरा किया था, तो आपको क्या लगता है कि उनके विजिट के बाद, क्योंकि बहुत तफसीली उन्होंने जो है वो कारोबारी तबके से बात की थी, तो आपको क्या लगता है कि क्या मसाइल हल होंगे या कुछ बेहतरी आएगी टाइम के साथ इसमें? एक्चुअली अगर तो उनके बिजली के रेट्स का ही ज़्यादा प्रॉब्लम है बाकी जो वो कर रहे हैं वो तो वो ज़्यादा हमें नज़र ही आ रही है उनका काम। शहबाज शरीफ के बाद अब उनका एक्सक्यूज मी शहबाज उनका नाम मोहसिन नकवी साहब का नाम आ रहा है। अब वो कल जंग भी गए थे, दूसरी जगह भी, हर जगह वो फिर कर रहे हैं। कॉटन पे उन्होंने बड़ी सर्च की, बड़ा किया। आगे कॉटन हमारी पिछले साल से 2.5 गुना ज़्यादा हुई है माशाल्लाह। और उसकी वो लेकिन उनको उसका रिवार्ड उन्होंने की कमिटमेंट थी निगरान वफाकी निगरान गवर्नमेंट से कि वो हर लिहाज से अगर गवर्नमेंट ज़्यादा होगी क्रॉप्स तो वो 8,500 रुपये बरमन इन किसानों से काश्तकारों से खरीदेंगे। लेकिन वो कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस परसों भी की है मीर साहब ने कि वो लेकिन निगरान गवर्नमेंट वो नहीं खरीद ली, जिसकी वजह से किसान काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में है उनकी। क्योंकि सारी बात है कि एक अगर इंडस्ट्री के हवाले से बात करें तो डिफरेंट तरह की अब्दुर्रहमान फैसलाबाद में कारोबारी तबका जो है वो डिफरेंट तरह की इंडस्ट्रीज़ को चला रहा है। स्पेशली अगर कॉटन की बात की जाए तो कॉटन की प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया है एनर्जी क्राइसिस से। फ्यूल की कीमतें तो कम हुई हैं, लेकिन एनर्जी के जो है हमारी जो बिजली के रेट है वो अभी तक भी कम नहीं हो पाए, और हमारे पास कोई इस तरह का उसका अल्टरनेट भी हल भी नज़र नहीं आ रहा कि जिसको हम करके अपनी इंडस्ट्री को पहले से बेहतर कर सकें। आप क्या समझते हैं कि इस मौजूदा वक्त में कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिस पे काम किया जाए और इन तमाम हालात को बेहतर किया जा सकता है? थैंक यू ज़ीनत। देखिए आपकी बात दुरुस्त है। यहाँ पर रेहान साहब भी कह रहे थे कि कॉटन के गिर्द ही सारी चीज़ें घूमती हैं, जितनी भी टेक्सटाइल है। $3 बिलियन की पिछले वर्ष हमें बाहर से लेनी पड़ी थी, क्योंकि 45 या 50 लाख बेल सिर्फ हुई थी। इस बार जो इकदाम किए गए जिसमें पंजाब हुकूमत की जानब से स्प्रे तक भी की गई, इसके अलावा बीजों पर सब्सिडी दी गई, कंपेन पूरी चलाई गई, फार्मर्स को यकीन दहानियाँ करवाई गई, तो उसके बाद जो है वो 1 करोड़ से ज़ायद बेल्स होगी। और ये काफ़ी बरसों बाद जो है वो इतनी ज़्यादा बेल्स होने जा रही हैं। तो कम से कम समझे कि $3 बिलियन के हमारे जो रिसोर्सेज है वो बचेंगे। फिर दूसरी बात जो आपने इंडस्ट्री के हवाले से कही, तो ये तो फेडरल गवर्नमेंट का जो है वो काम है बिजली के रेट्स कम करना। देखिए इसमें IPPs बड़ी हद तक इन्वॉल्व हैं, जो यहाँ पर हमें बिजली के पैसे देने पड़ते हैं, जो चाहे जितनी भी उनकी खपत हो बनाने की, चाहे उतनी खपत हो या ना हो। जो कैपेसिटी चार्जेस है वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ज़ाब बनी हुई है। तो यही वो IPPs कंपनी है जो जिनको जब तक रेगुलेट नहीं किया जाएगा कि यहाँ पर जितनी खपत होती है उतने पैसों के हवाले से, तब तक ये मसला मौजूद रहेगा, चाहे कोई भी हुकूमत आ जाए। जब जो माजी की 2 हुकूमतें हमने गुजरते देखी हैं 2018 के बाद, अभी केयर टेकर सेटअप चल रहा है। अभी मुमकिन तौर पर अगर जनवरी में या फरवरी में इलेक्शन होते हैं तो PMLN की गवर्नमेंट आ जाएगी। मियां नवाज शरीफ का जो इस्तकबाल होते हुए हमने देख लिया, या जिस तरह से केसेस में रिलीफ मिल रहे हैं उन्हें, तो वो प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल एक किस्म का उन्हें दे दिया गया। देखिए जो ममालिक होते हैं वहाँ पर, स्पेशली जो गरीब ममालिक, वहाँ पर स्टेबिलिटी मशरूत होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से, तभी जो वहाँ पर मईशत है वो सेट होती है। और पाकिस्तान की स्टेबिलिटी हमेशा मशरूत रही है नवाज शरीफ के हवाले से। इवन कि उनके भाई शहबाज शरीफ भी उस तरह से स्टेबिलिटी नहीं ला सके। जब से नवाज शरीफ यहाँ पर आए हैं, सनतकारों को, तमाम लोगों को, सरमायाकारों को उम्मीदें वाबस्ता हो गई हैं स्टॉक मार्केट में कि बेहतरी आएगी। प्रॉपर्टी वालों ने उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं कि सूरत हाल में बेहतरी आएगी। देखिए मजबूत जब कमांड होती है प्राइम मिनिस्टर की, तो उसके बाद चीज़ें बेहतर होती हैं। तो ये अब तवक्को है कि नया साल शहरियों के लिए अच्छी खबरें लेकर आएगा, जिसमें बिजली की कीमतों में भी कमी होगी, इंडस्ट्री वालों के लिए भी सूरत हाल बेहतर होगी, प्रॉपर्टी के हवाले से भी बेहतर होगी, और तमाम शुबाजात जितने भी बिज़नेस चल रहे हैं ये सारी सूरत हाल बेहतर होगी। फिर जो अफ़गानों को यहाँ पर निकाला जा रहा है, जो कि बगैर वीज़ा के यहाँ पर बैठे हुए थे, और ये बहुत बड़ा एक पाकिस्तान की मईशत के लिए जहर कातल बना हुआ था।
तो इन बिल्कुल सही लोगों बात के है, क्योंकि हालात जो है हम देख रहे हैं कि हर तरफ से जो है वो बहुत ही पेचीदा हमें दिखाई दिए हैं। और रेहान साहब, आप क्या समझते हैं कि इन पूरी सूरत हाल में, क्योंकि मेरा बिलीव है कि हमेशा से जो सियासत है और कारोबार है वो गाड़ी के दो पहियों की तरह है कि दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। जो मुल्की हालात होते हैं उसका बहुत गहरा असर जो है वो कारोबारी तबके पर जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि पॉलिसी मेकिंग इस समय कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और कम्युनिकेट करना एक दूसरे के साथ जो है स्टेक होल्डर्स का और गवर्नमेंट का कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए जी, ये तो अब इनका आपस में तो जो कहते हैं ना चोली दामन का साथ है वही है, क्योंकि जब तक ये अब नवाज साहब ने तो आके अभी कहा भी है, लेकिन फिर भी इनकी कोई 10 साल या 15 साल का सब जमात जो हमारी पॉलिटिकल जो जमातें हैं उनको आपस में मिल के बैठ के कि जो भी गवर्नमेंट आए, जो भाई इन चीज़ों को नहीं हमने छेड़ना, ये हमारा एक अपना फ्रेमवर्क है, इस पर हमने अपने पे रहना है, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी आ जाए। वो इसे ये कहते हैं मिसाक़ जमहूरियत, वो जिस तरह वो कहते हैं एक साइन करना है, उस तरह का कोई ऐसा सेटअप कोई बनाएं जिससे लिख के सब जमातें बैठ के उस पर दस्तखत करें, बीच में आर्मी चीफ भी बैठ जाएं या जो भी हमारे अदारे हैं वो बैठ के मेक श्योर करें कि ये 15 साल 25 साल तक हमारी यही पॉलिसी रहेगी। फिर मुल्क में तरक्की भी आएगी, फिर लोग जो हमारा है अपना किसान या इंडस्ट्रियल्स उसको यकीन भी होगा, उसको भरोसा भी होगा कि अब जो मर्जी आए हमें कुछ से कोई नहीं हमारी, तो ये एक पॉलिसी बन चुकी है, हमने इस पर ही काम करना है। अब एक दिन एक पॉलिसी बनती है, अगले दिन आते हैं तो वो उस पर 15 दिन बाद वो चेंज हुआ होता है। वो लोगों की इंपोर्ट की एलसियाँ खुली होती हैं, बाद में पता चलता है डॉलर नीचे आ गया है, फिर वो जब डॉलर ऊपर चल जाता है फिर वो एक्सपोर्ट वाले क्या उसे कहते हैं अपने शिपमेंटें शुरू कर देते हैं। और अभी डॉलर नीचे आने के लिए एक रुपया करके नीचे यकदम ही एक दफ़ा आ जाए, नीचे आगे एक जगह खड़ा हो जाए। अब लोगों को 250 की आवाज़ें इन्होंने खुद ही निकाल दी गवर्नमेंट ने, इतने तक आ जाएगा। अब लोग तो वहाँ बैठे हैं ना, सारा जाम बरहान वजह ही उस बैठी हुई बिजली का रेट्स का भी इसमें इफेक्ट है। लेकिन ये कोई पॉलिसी तो नहीं है कि एक रुपया करके आप नीचे लेके आ रहे हैं, और जो इम्पोर्टर है वो भी थोड़ा सा 3 रुपये बढ़ता है, वो उस वक्त जल्दी अपना ना एक्सपोर्ट कर देता है, और जो जब नीचे आता है तो इम्पोर्टर वेट कर रहा है कि हम अपना बाइट से जो हमारा माल है या जो भी गुड्स है वो इम्पोर्ट कर लें इंडस्ट्री के लिए। तो इस वजह से वो एक बेयकीनी सी ये है सूरत हाल हुई है, और ना उसकी वजह से कोई मुल्क का पहिया कोई काम ही नहीं कर रहे कि अगर डॉलर एक जगह स्टेबल हो जाए तो फिर तो वो इम्पोर्ट भी हो जाए और एक्सपोर्ट भी हो जाए, ताकि उनको पता होगा अगर आज कोई चीज़ एक्सपोर्ट होती है तो उसको तो ये पता है कि मुझे 270 रुपये की बजाय 260 रुपये पैसे मिलने, तो वो भी एक्सपोर्ट करेगा। और जो इम्पोर्टर है वो भी जब इम्पोर्ट करता है उसको पता है कि अब मैं 250 रुपये में इम्पोर्ट किया, 260 रुपये 70 रुपये पे इम्पोर्ट 80 रुपये इम्पोर्ट कर रहा हूँ, तो जब मैंने इम्पोर्ट की आना है उस वक्त 260 हो जा रहा है, तो मैं 260 रुपये क्यों नहीं जाके इम्पोर्ट करूँ, LC क्यों ना खुलवाऊँ। तो ये मसले मसाइल अभी तक चल रहे हैं, इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा यानी कि इंडस्ट्री को हुआ है। अब इंडस्ट्री का ये है कि तमाम स्पिनिंग मिलें, आपको बताया कि 1 करोड़ बंदा इसके साथ ख़ानदान से मुंसलिक है, तमाम स्पिनिंग मिलें हाफ शिफ्ट चला रही हैं, कुछ तो बंद है, जो हमारे से रिलेटेड है वो तो 65% बंद हो चुकी हैं। तो जो स्पिनिंग है ऑटो कोर ऑपरेंट वीविंग उनमें से कोई 10 घंटे चला रहा है, कोई 12 घंटे चला रहा है, आगे ऑर्डर ही नहीं, वो ऑर्डर भी अगर मिल रहे हैं तो उनको वो लेते नहीं है, क्योंकि डॉलर का रेट कहीं नहीं उनको कन्फर्म है कि किस भाव में बेचें, किस तरह कैलकुलेशन किस तरह करें। अब रही सही कसर कहते हैं वो गैस के रेट भी बढ़ा रहे हैं। अब बजाय ये आगे था हमें जीरो रेटेड मिलता था, वो खत्म किया इन्होंने, अब ये गैस के रेट भी बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, तो अभी देखिए चैम्बर वाले क्या करते हैं इसके बारे में भी। और बल्कि जो है अब जैसे मौसम बदलेगा तो जैसे आपने गैस के हवाले से बात की है तो उसका भी एक लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और अब्दुर्रहमान जैसे कि बात की है रेहान साहब ने कि पॉलिसी मेकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 10-15 साल के लिए एक पॉलिसी बना दी जाए ताकि काम करने वालों को पता हो कि हम जो है उसी को फॉलो करेंगे। पॉलिसी मेकिंग बना के क्या उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं, इसी हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मुल्क की हालात की बात करें तो हमेशा से हमारी कोशिश होती है कि हम जो है वो हालात को बेहतरी की जानिब लेके जा सकें। ऐसे हम टॉपिक्स पे, ऐसे मसाइल पे बात करें ताकि जितने भी हमारे जो है वो हाई अथॉरिटीज़ हैं उस तक हमारा पैगाम जाए, हमारे मसाइल जा सकें, ताकि उन मसाइल का हल हो। क्योंकि ये सारी चीज़ें डायरेक्टली हमारे शहरियों से जुड़ी हुई हैं, उनके रोज़गार से जुड़ी हुई हैं, उनका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। घर का चूल्हा जलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है आम आदमी के लिए, क्योंकि बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आमदन जो की तो है, लेकिन अखराजात हैं कि वो पहाड़ की तरह बढ़ते जा रहे हैं। बहुत मुश्किल हो गया है सर्वाइव करना और आम शहरी के लिए अपना ज़िंदगी का रोज़गार चलाना और गुजर बसर करना बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो गया है। लेकिन दूसरी साइड पर हम देखें तो कारोबारी हजरात भी जो है इससे बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। किस तरह से इंडस्ट्री जो है वो बुरी तरह से डाउनफॉल का शिकार हुई है। लेकिन कहते हैं कि उम्मीद का दामन कभी भी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमेशा से कोशिश करते रहना चाहिए, अपनी तरफ से 100% दें, ताकि कहीं ना कहीं जाके हालात जो है बेहतर होने शुरू होंगे। अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल रखें और हमें भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक दिन जो है वो हालात बहुत साजगार होंगे। हर तबका, चाहे वो तनख्वाहदार तबका है, चाहे कारोबारी हजरात हैं, खुशहाली का जो है वो टाइम देखेंगे और अपनी ज़िंदगियों को आसान अंदाज में आगे लेकर बढ़ेंगे। लेकिन अगर बात करें अब्दुर्रहमान, जैसे अभी हम बात कर रहे थे पॉलिसी मेकिंग के हवाले से, तो पॉलिसी मेकिंग क्या सिर्फ कागज़ों की हद तक है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जाता। क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे जैसे गवर्नमेंट्स चेंज होती हैं तो हर आने वाला नया बंदा जो है वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो सिस्टम चलाने की कोशिश करता है, बजाय उस सिस्टम का हिस्सा बन के जो ऑलरेडी चीज़ें प्लान्ड हैं उसको आगे एग्जीक्यूट करने से। तो ये बहुत सारे ऐसे जो है वो एक्सपेक्ट्स हैं जो चीज़ों को मज़ीद ख़राब कर देते हैं बेहतर करने की बजाय। जी हाँ ज़ीनत, ये आपकी ऑब्जर्वेशन बड़ी हद तक दुरुस्त है कि यहाँ पर जो भी हुकूमत आती है वो अपनी ही पॉलिसी लेकर बैठ जाती है और ये बड़ा मसला है। कम से कम 30 सालों के लिए प्लान नहीं किया जाता कि हम एक्सपोर्ट में कहाँ खड़े होंगे, आईटी एक्सपोर्ट कहाँ होगी, इंपोर्ट का क्या हाल होगा, एग्रीकल्चर में हमारी क्या तरजीहात होंगी, इंडस्ट्री में हमारी क्या तरजीहात होंगी, एजुकेशन पे हमने कितना पैसा लगाना है, यहाँ पर कितनी जॉब्स क्रिएट करनी है। मसला ये है कि पिछले कुछ सालों से, स्पेशली 2008 के बाद से जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का दौर रहा है, कि यहाँ पर हमने ये देखा है कि यहाँ पर हुकूमतों के ख़िलाफ़ एहतजाज होते हैं, मुजाहरे होते हैं। उसका नतीजा ये निकलता है कि उनको पॉपुलर फैसले लेने पड़ते हैं। दो तरह के फैसले होते हैं, एक पॉपुलर फैसला होता है, एक अनपॉपुलर, जिसमें आपको सख्त फैसला लेना होता है लेकिन वो वाम के लॉन्ग टर्म मफाद में होता है। एक आप पॉपुलर फैसला ले लेते हैं जो कि इलेक्शन के लिए तो बेहतर है लेकिन वो अवाम के लिए नुकसानदेह होता है। लोगों को टैक्स नेट में लाना एक बहुत मुफीद फैसला होगा लेकिन वो डर के मारे कोई भी नहीं ला रहा। ये जब से सिलसिला शुरू हुआ है, परवेज़ मुशर्रफ ने शुरू किया, लेकिन उसके बाद नवाज़ शरीफ ने, ज़रदारी ने, इमरान खान ने, या अभी दोबारा शहबाज शरीफ ने, या आने वाली गवर्नमेंट जो करेगी, तो कोई भी टैक्स नेट में नहीं ला पा रहा। 25 करोड़ पब्लिक है, बमुश्किल 3 मिलियन लोग टैक्स नेट में 1% बनता है और उसमें से भी आधे सैलरी पर्सन है, बाकी सारे जो है वो इंडस्ट्री से रिलेटेड है और तनख्वाहदार तबका ज़्यादा टैक्स देता है बजाय जो है वो दूसरे कारोबारी लोगों से। ये हमारा सबसे बड़ा मसला है। जितनी भी प्रॉपर्टी की दौलत है या जितनी भी कारों की फाइनेंसिंग की दूसरी तमाम ब्लैक धंधे हैं, वो सारे के सारे लोगों की जेबों में डालते हैं, सरकार के पास नहीं आते और सरकार के पास कोई ऐसी एबिलिटी भी नहीं है कि उनसे पैसा ले सके ना। होटल्स वाले जो टैक्स काटते हैं वो सरकार के पास नहीं जाता, लोगों से कट के उनकी जेबों में चला जाता है। तो कोई ऐसा प्रॉपर है नहीं है। यहाँ पर जो प्लास्टिक मनी या जिसको कह लें कार्ड्स पे जो ट्रांजैक्शन बढ़ रही हैं, लेकिन हुकूमत और जो गैर सरकारी इंडस्ट्री है या जितने भी तमाम लोग हैं या कचहरी में 8 बाज़ार देख लें, वो सारे हौसला शिकनी करते हैं कि कोई बंदा कार्ड पे जो है वो ना ले। कार्ड वाले को 3% टैक्स डालते हैं कि जो कैश लेता है उसको सस्ती चीज़ देते हैं। ये तो हमारे यहाँ सूरत हाल है। यहाँ पर सरकार की इतनी ग्रिप है और इतनी ही जो महारत है। अदरवाइज़ हम इंडिया की मिसाल लेते हैं तो वहाँ पर तो अब जो परचून कराने की दुकानें हैं वहाँ पर स्वैपिंग मशीनें पड़ी हुई हैं कि वहाँ पर आप अपना कार्ड दें और पेमेंट कर दें। तो उसका ये फ़ायदा, कम से कम ये फ़ायदा होता है कि अगर आपकी 50% जो पेमेंट्स हैं वो कार्ड्स के ज़रिए हो रही हैं तो हुकूमत को भी अंदाज़ा होता है कि कितना पैसा मार्केट में लग रहा है, उस पर टैक्स कितना कट रहा है और जो लोग लगा रहे हैं वो सारे के सारे टैक्स नेट में आ जाते हैं। यहाँ पर गोल्ड भी लेने चले जाएं चाहे वो 1 करोड़ रुपए का, वो कैश देना पड़ता है। प्लाट कोई भी लेना है वो कैश देना पड़ता है। तो सारी गाड़ी है
वो सारी कैश पे होती है। मासवाई ये कि आप बैंक से ना लें, अदरवाइज सारा का सारा कैश पे होता है। तो ये जो कैश की हौसला शिकनी है, ये यहाँ पर सूतर मंडी बड़ी मशहूर है, तो वो सारे का सारा उधर तो पर्ची पे होता है ना, कैश से भी एक स्टेप आगे वो पर्ची पे, चेक पे नहीं जाते। ये हमारा सबसे बड़ा मसला है, इन लोगों को रेगुलेट करना, इन लोगों को टैक्स नेट में लाना। ये एक दिन में नहीं होगा, यही पॉलिसीज़ होती हैं जो आपने 10 साल में बनानी होती है कि 10 साल में आप कितने लोगों को टैक्स नेट में लाते हैं, और जो लोग आ जाते हैं उन्हें आप कितनी इंसेंटिव्स दे रहे हैं ताकि उनको देख के लोग आएँ। अमन व अमान की सूरत हाल क्या होती है इंडस्ट्री वालों के लिए, आपने यहाँ पर फेडमेक बना दिया, फेडमेक वाले कितने मुतमिन हैं, वहाँ पर कितने प्लाट हैं जिन पे इंडस्ट्री लग चुकी है, शहर से कितनी इंडस्ट्री निकाल के उधर ले जा चुके हैं। जो हमारे बैरून ममालिक से इन्वेस्टर्स आते हैं उनके मसाइल क्या हैं, क्यों वो लोग अपना पैसा निकाल के ले जा रहे हैं। डॉलर की यहाँ पर जो ब्लैक में फ़रोख्त है उसको कैसे रोका जाए, या जो बाहर से ओवरसीज़ पाकिस्तानी आते हैं उनको क्या इंसेंटिव्स देने हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बैंक के ज़रिए भेजें, बैंकिंग चैनल को किस तरह से प्रमोट करना है। तो ये सारी वो चीज़ें जो बिल्कुल सामने की बातें होती है, लेकिन मसला ये होता है कि ये माफिया इतना तगड़ा होता है और फिर वो हुकूमत में जाके बैठ जाता है। आधे टिकट होल्डर या MPMNs वो सारे प्रॉपर्टी के रिलेटेड होते हैं या 2 नंबर धंधों में मुलव्वस होते हैं कब्ज़ा माफिया में, तो वो ऐसी कोई भी कानून साजी नहीं होने देते। इसी तरह लीडर्स, प्राइम मिनिस्टर या CM के लिए वहाँ पर कुर्सी पर टिके रहना बड़ा मसला होता है कि वो उनकी जो कैबिनेट होती है उनको ब्लैकमेल भी करती है टका के, MPMNs उनको ब्लैकमेल करते हैं। ब्यूरोक्रेसी और पुलिस को बहुत ज़्यादा मजबूत बना दिया गया है, उनको फिर इसी तरह से बलदियाती अदारे ना होने के बराबर हैं। 2015 में आखिरी बलदियाती इलेक्शन हुआ था, उसके बाद देख लें 8 साल हो गए हैं, कोई बलदियाती अदारों की बात नहीं है। तो ये सारी वो चीज़ें जो हमारे छोटे छोटे मसाइल बड़े जन्म लेते हैं। एग्रीकल्चर जो हम कहते हैं, लेकिन चीज़ें हमें बाहर से मंगवानी पड़ती हैं, पाम ऑयल समेत, उस पर कमीशन खाता है जो माफिया बैठा हुआ है। तो ये इन चीज़ों पे पॉलिसी बनानी चाहिए 10 साल की कम अज़ कम, कि कोई भी हुकूमत 10 साल में 4 वज़ीर आज़म भी चेंज हों तो ये वो चीज़ें होंगी जिन पे कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकता, खारजा पॉलिसी है या ये जो मुआहदे मुल्क मालिक के साथ किए जाते हैं। इसी तरह से लोकल सतह पे जो इंडस्ट्री है, फैसलाबाद देखें, इसको मैनचेस्टर कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर 70% तक जो है वो इंडस्ट्री बंद हुई पड़ी है। अब एक इंडस्ट्री बंद होती है तो कई हज़ार बंदा बेरोज़गार होता है। इंडस्ट्री को बैरून ममालिक में बेल आउट पैकेजेस इसलिए दिए जाते हैं कि यहाँ पर आप बेल आउट पैकेज दे के इंडस्ट्री खड़ी रखते हैं और 5-7 हज़ार बंदा रोज़गार कमा लेता है। पिछले 2 साल में कोई 7 मिलियन के करीब बंदा बेरोज़गार हुआ है, 70 लाख। तो ये बंदे की कहाँ से खपत होगी? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से आप आखिर कितने पैसे दे लेंगे ना, मतलब 4-5-10 हज़ार दे भी लेंगे तो उससे गुजारा नहीं होता जब तक उन्हें प्रॉपर उनकी 20-30 हज़ार पे नहीं मिलेगी। और ये सारे के सारे वो हैं जो स्किल्ड लेबर हैं, जिनको हम ये नहीं कहते कि वो नॉन स्किल्ड है, उनको काम आता है इंडस्ट्री का, वो करते रहे हैं पावर लूम्स का या दूसरा फैक्ट्रियों का, और वो फैक्ट्री बंद होने की वजह से बेरोजगार हुए हैं, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से है, क्योंकि जैसे कि आपने भी टैक्सेस के हवाले से बात की कि टैक्स पे करना जो है ना वो बहुत मुल्क की इकॉनमी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो लोग टैक्स पे करते हैं वो टैक्स पे करते जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हम देखते हैं मेजॉरिटी में लोग जो टैक्स पे नहीं करते। तो इसमें FPR कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है और कहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ पे वो लैग कर रहा है, क्योंकि इसका डायरेक्टली जो असर है वो कारोबार पे पड़ता है कि आपके टैक्स अगर पे नहीं होंगे तो आपका कारोबार जो है वो मफलूज हो जाएगा, आपको वो तरह के राइट्स नहीं मिल सकेंगे। इसी हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं CTS 10। कारोबारी हवाले से हम बात कर रहे हैं क्योंकि फैसलाबाद जो है वो एक सनती शहर है, बहुत सारे लोगों का रोज़गार फैसलाबाद से जुड़ा हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ हालात इस तरह से हैं क्योंकि उतार चढ़ाव ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन इतने भी जो है वो उतार नहीं होना चाहिए कि जो ज़िंदगी की जो ट्रेन है वो पटरी से उतर जाए। लेकिन हालात जो है वो इसी तरफ जा रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा बदहाली का शिकार हैं। जब भी किसी माशरे में भूख और अफलास बढ़ती है तो वहाँ पर
जराइम जो है वो जन्म लेता है। बहुत सारे क्राइम रेशो भी हमने कुछ अरसे में देखा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं है। अल्लाह ने पेट सबको दिया है और उस पेट को सबको भरना भी है। हम देखते हैं कारोबारी हजरात जो कि ज़ाहिर बात है जब आप कारोबार करते हैं तो उसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन कुछ टाइम से हालात इस तरह के हो गए हैं कि जो एसेट्स थे उनके पास उनको वो भी जो है वो सेल आउट करके अपने सर्कल को चलाना पड़ा। तो किसी न किसी तरह से वो तो सर्वाइव कर ही रहे हैं, लेकिन उनसे जुड़े हुए बहुत सारे लोग जो लेबर हैं या किसान हैं, अगर कॉटन के हवाले से भी बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा बदहाली के शिकार होते जा रहे हैं, क्योंकि उनको उतना मुनाफा नहीं मिल रहा है, उनको उतनी उजरत नहीं मिल रही जो वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि ये हमारे माशरे का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और इन्हीं की वजह से हमारी इंडस्ट्रीज़ चलती हैं। यही जो है वो दिन रात मेहनत करते हैं और इंडस्ट्री को ऊपर लाने में बहुत अहम किरदार इनका होता है। लेकिन वहीं पे एक बहुत ही जो है एक फॉर्चुनेट चीज़ जो है वो हर मुल्क में होती है कि आप टैक्स पे करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कारोबार के लिए, या आप किसी भी मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए जो टैक्स पे करते हैं, और उसमें इदारे बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इदारे तो हैं, लेकिन इदारों में बैठे हुए लोग अपने फ़राइज़ की जो कह सकें कि अपना जो उनकी ड्यूटीज़ हैं उसको जब ऐसा अंदाज से पूरा नहीं करते हैं तो बहुत सारे मसाइल इस वजह से भी पैदा होते हैं। तो टैक्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और FPR का इसमें कितना इंपॉर्टेंट किरदार होना चाहिए, इसी हवाले से हम बात कर रहे थे। रेहान, आप क्या समझते हैं कि जो टैक्स पे करने वाला बंदा है वो पिसता जा रहा है, वो टैक्स पे किए जा रहा है, लेकिन मेजॉरिटी जो यहाँ पे जिसको हम टैक्स चोर भी बोलते हैं आम जुबान में, बहुत सारे लोग टैक्स पे नहीं करते, तो इसका कारोबार पे क्या असर होता है? और दूसरी ये चीज़ कि FPR इसमें कितना इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर सकती है? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। इसमें देखें जो FPR को चाहिए और जो हमें भी देखना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो रहमान साहब ने बताया कि सबसे ज़्यादा जो टैक्स दे रहे हैं वो तनख्वाहदार है, उनका 30% तकरीबन कट जाता है तनख्वाहदार का, और वो सबसे ज़्यादा दे रहे हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल, अब इंडस्ट्रियल का तो टैक्स वो तो उसको तो देना पड़ता ही। उसके बिजली के जब बिजली का बिल आता है कोई 50 लाख का 60 लाख, उसमें टैक्स कटा इनकम टैक्स लगा होता है, उसमें भी लगाता है। फिर वो जब सेल इनवाइसें काटता है, सेल टैक्स की इनवाइसें काटता है, उसमें भी वो 18% टैक्स दे रहा है। वो तो यानी कि मिला जुला करके जितना फिर बाद में उसको वो तो थोड़ा बहुत फिर भी दे रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर जो FPR को चाहिए वर्क, ये बड़े बड़े जागीरदार, आप देख लें कि इनके पास कैश इन हैंड बहुत ज़्यादा होता है, इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इनके जागीरदार जो बड़े बड़े काश्तकार हैं इनको, और छोटे नहीं जो 8 एकड़ या 10 एकड़ वाले बेचारे या 5 एकड़ वाले एकड़ वाले, उनको नहीं, बल्कि जो अब ये जो वकील हजरात हैं बड़ी बड़ी फीसें लेते हैं, ये जो डॉक्टर्स हैं, ये इन पे कोई भी नहीं यानी कि हाथ डालता। सबसे ज़्यादा या तनख्वाहदार दे रहे हैं या इंडस्ट्रीज दे रहे हैं। इंडस्ट्री तो अपनी इंडस्ट्री को उठा के लेके जा नहीं सकता, कहीं उसकी इतनी इन्वेस्टमेंट हुई होती है, वो कहाँ लेके जाएगा। सबसे ज़्यादा नोटिस भी इन लोगों को आते हैं, सबसे ज़्यादा FPR वाले छेड़छाड़ भी, जो पहले टैक्स दे रहा है उसको ही पकड़ते हैं। वो क्योंकि टैक्स में आया हो तो उनको पता है इसका कोई ना कोई तो बीच में रह ही जाता है, कुछ ना कुछ तो कोई गलती, कोई क्लैरिकल मिस्टेक कोई इस तरह की रह जाती है। नोटिस भी उनको ही आते हैं इंडस्ट्रियल वाले को ही, और नोटिस भी उनको ही आएंगे जो टैक्स दे रहे हैं। जो इतने बड़े जो बेकरीज हैं और जो रेस्टोरेंट हैं, इनको कोई भी नहीं, वो एक पर्ची उनकी दूसरी होती है, एक नीचे आपको भी पता होगा एक दूसरी बन की, और सबसे ज़्यादा कैश इन हैंड भी उनके पास होता है। और हमारे तो जो इंडस्ट्री है उनके तो पैसे आगे लोगों के पास ही लगे होते हैं, यहाँ बिलों की सूरत में जाते हैं या तनख्वाहों की सूरत में जा रहे होते हैं, या फिर वो गुड्स की शक्ल में पड़े होते हैं। हम लोग तो कहीं जा नहीं सकते। आज आगे हम लोगों को FPR वाले तंग करते हैं, उनको फोकस करना चाहिए। ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट में बड़े बड़े ये जो डॉक्टर हजरात हैं, बड़े बड़े विकला हैं जिनको कोई हाथ नहीं डालता, बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं, बड़े कितने स्टोर कितनी सेलें हैं उनकी, इतनी तो उसकी सेल नहीं होती हमारी। एक 50 करोड़ की हमारी कोई मिल या इंडस्ट्री उसकी नहीं होती जितनी उनकी। अपना छोड़ 10 मरले के एक स्टोर बना लेते 10 मरले में, और रोजाना का 8-10 लाख रुपए की सेल इनकम में होती है, और करोड़ रुपए की इनकी सेल होती है रोजाना की। और रेस्टोरेंट जो बहुत ज़्यादा चलते हैं अभी, उन ज़्यादा फोकस इन चीज़ों पे करना चाहिए। छोटे छोटे लोगों को भी फिक्स टैक्स कर देना चाहिए, ताकि वो एक मिनिमम होना चाहिए उनके लिए, ताकि वो नेटवर्क में तो आए ना। अब नेटवर्क में हम लोग ही हैं सारे, और जो दे रहा है उसको ही ऊपर डाल रहे हैं बोझ।
तो ये इंडिविजुअली हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने हिसाब से जितना उसके हिस्से में या उसकी इनकम के लिहाज से बनता है वो टैक्स पे करे, ताकि जो है वो आसान अंदाज से निज़ाम को चलाया जा सके। जैसे कि अब्दुर्रहमान बात करें एक्सपोर्ट के हवाले से, डॉलर का जो रेट है, जैसे कि पहले भी रेहान साहब ने बात की कि ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसकी वजह से जो है वो कारोबारी हजरात देखते रहते हैं कि अच्छा अब रेट कम होगा तो अब क्या किया जाएगा, किस तरह से एक्से किया जाएगा। तो इसमें डॉलर की स्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम किस तरह से अपनी एक्सपोर्ट को जो है वो बढ़ा सकते हैं? देखिए जी, डॉलर की स्टेबिलिटी तो हम हमेशा ही बड़ी अहम रही है। ये कीमत कम होती है या ज़्यादा होती है, दोनों सूरतों में कारोबारी लोग डैमेज होते हैं। देखिए अभी कोई रेट किसी के साथ तय हो गया है, उसके बाद रेट बढ़ जाता है तो यहाँ पर जो पैदावारी लागत है वो बढ़ जाएगी। रेट कम हो जाता है तो तब भी जो है उसके लिए मसले रहेंगे। रेट देखिए 5-10 रुपये का फ़र्क आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है। 270 पे बेशक जो है फ्लक्चुएट करता रहे, 250 पे करता रहे, 5-10 में फ़र्क में नहीं ज़्यादा, लेकिन अगर वो 300 से 270 पे आ जाएगा यकदम ही चीज़ें तब्दील हो जाएंगी। 270 से वापस 300 पे चले जाएगा, फिर चीज़ें तब्दील हो जाएंगी। देखिए जो आपने ऑर्डर्स दिए, चीज़ें मंगवा ली हैं 300 की लागत में, वो 270 में बेचने पड़ेंगी तो आप नुकसान में जाएंगे। आपने कोई जो है वो बुकिंग की है 300 के हिसाब से 270 पे आ गया तो आपको घाटा पड़ गया। लेकिन अगर वहीं पे वो फ्लक्चुएट करता है, जो कि कहा जाता है कि एक्चुअल कीमत 250 है, अगर उस पर 6 महीने साल निकालता है 250-60 के दरमियान, तो ये बड़ी आइडियल सी कीमत होगी और उसमें एक्सपोर्ट बढ़ाना भी मुमकिन होगा। देखिए एक्सपोर्ट बढ़ाने के हवाले से ये सिर्फ डॉलर पे डिपेंडेंट नहीं है, बिजली की कीमतें बहुत ज़्यादा, पैदावारी लागत का बड़ा मसला है। पहले इनको यूनिट्स पे सब्सिडी दी जाती थी, कम कीमत में बेचा जाता था बिजली को और गैस को, अब वो रेट उनके लिए बड़े बढ़ा दिए गए हैं। नतीजा ये निकला कि सारी पावर लूम्स बंद हो गई, 70% तक कारोबार बैठ के। एक्सपोर्ट तो फिर भी थोड़ी बहुत बाहर रही क्योंकि आर्डर्स उनके पास मौजूद थे, लेकिन जो मुकामी तौर पर चीज़ें थी वो काफ़ी हद तक डैमेज हुई हैं और वही लोगों को ज़्यादा रोज़गार दे रही थी। मतलब MTM इंटरलूप जैसे इदारे भी अपनी फुल कैपेसिटी में नहीं चल रहे, जिनको समझा जाता है कि उनके पास अगले कई सालों के ऑर्डर्स हैं, वो भी 100% कैपेसिटी में नहीं चल रहे। तो ये फिर उनका नुकसान ये हुआ कि यहाँ पर हमारे जो डॉलर आता था इस मद में वो कम हो गया। जो मुलाजम लोग वहाँ पे नौकरी करते थे वो कम हो गई, बेरोज़गारी बढ़ी। बेरोज़गारी जब बढ़ती है तो अमन अमान की सूरत हाल बड़ी ख़राब होती है, डकैतियाँ बढ़ जाती हैं। 150 डकैती चोरी रोज़ाना की बुनियाद पर हो रही है। ये दोनों चीज़ें आपस में बड़ी जुड़ी हुई हैं। अगर इंडस्ट्री फुल कैपेसिटी में चलती है तो चोरी डकैती काफ़ी नीचे आ जाती है, क्योंकि लोगों को रोज़गार मिल रहा होता है और वो सारे लोग उधर बाइज़्ज़त तरीके से अपने कमा रहे होते हैं। तो ये पुलिस वालों की ऑब्जर्वेशन है कि डकैतियाँ तब बढ़ती हैं जब इंडस्ट्री बंद होती है। तो अभी इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है 70% कैपेसिटी में, और हुकूमत को, फेडरल हुकूमत को कोई परवाह नहीं है कि यहाँ पर इनको किस तरह से चलाना। उनका तजर्बा भी नहीं है, यहाँ तजर्बा ला कर लोग बैठे हुए हैं। अगर वहाँ पर प्रॉपर हुकूमत इलेक्शन के बाद आती है तो उसका बड़ा जो फ़ायदा होगा, फिर इसी तरह से उनको इत्मीनान में लेकर उनके ऑर्डर्स बहाल करना, जो बाहर से पैसा आ रहा है ओवरसीज़ का, वो 100% तक भी अगर आ जाए ना बैंकों में, बैंकिंग चैनल के ज़रिए, ये बड़ा फ़ायदा होगा। उससे भी डॉलर को अपनी कीमत पर रखना जो है मुमकिन हो सकता है। इसकी भी समझ नहीं आ रही इन्हें कैसे करना है, किस तरह से उनको इंसेंटिव्स देने हैं, क्योंकि जो ब्लैक में डॉलर है वो ज़्यादा महंगा फ़रोख्त हो रहा है। देखिए कहा जाता है कि 8 से 9 बिलियन डॉलर जो हमें अफ़गानिस्तान के लिए कमाना पड़ता है, ये सबसे बड़ा मसला है। मतलब बात ये है कि कारोबार का जो पहिया है वो बेहतर अंदाज से चलाने के लिए बहुत सारे एक्सपेक्ट्स हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है। कोई एक दो मसला नहीं है कि जिसको बेहतर अंदाज से किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में जो है वो हालात बेहतर हों, कहीं ना कहीं से जो है वो बेहतरी का अमल शुरू हो, ताकि कारोबारी ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो सके। अब्दुर्रहमान आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। रेहान आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। वक्त हुआ जा रहा है एक छोटी सी ब्रेक। आई विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। और सर्दियों का मौसम जैसे कि शुरू हो चुका है और बदलते मौसम के साथ बहुत सारी हमारी जो है स्किन से रिलेटेड जो है बहुत सारी डिसीज़ेज़ जो है वो जन्म ले लेती हैं। साथ ही साथ बहुत सारे स्किन के इश्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि इसकी एक मेनली वजह ये होती है कि एक तो क्लाइमेट चेंज होता है, दूसरा हम पानी का इंटेक बहुत कम कर देते हैं और खाने पीने का हम बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं। तो बहुत सारी जो है वो बीमारियाँ हमारी स्किन को जो है कि आकर जकड़ लेती हैं। तो इन बीमारियों से किस तरह से बचा
पूछा जा सकता है और हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है वो अवेयर किया जा सके, क्योंकि आपकी प्रेजेंस, आपकी सेहत और आपकी जो है वो तंदुरुस्ती हमारे लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है। और हमेशा से हमारी कोशिश होती है कि हम आपके लिए ऐसे गेस्ट लेकर आएँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और फ्रूटफुल साबित हों, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि स्किन का क्लियर होना, ग्लोइंग होना हर किसी को अच्छा लगता है। और विंटर्स में स्पेशली हम चाहते हैं कि हमारी स्किन जो है ना वो बहुत ग्लो करे, बहुत अच्छे से, बहुत हेल्दी रहे, ताकि हम जो है वो विंटर को भरपूर तरीके से इंजॉय कर सकें। गर्मी के बाद अल्लाह अल्लाह करके जब मौसम बदलता है तो मौसम के साथ साथ हम बहुत सारे जो है वो फैशन ट्रेंड्स को भी फॉलो करते हैं, तो उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारी स्किन से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, जिनको हम चाहते हैं कि घर पे रह के या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको सॉर्ट आउट किया जा सके, ताकि हम एक हेल्दी, ग्लोइंग और फ्रेश स्किन को जो है वो इंजॉय कर सकें। और स्पेशली फीमेल्स के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी का जो कॉन्फिडेंस है वो उनके जो है वो फिजिकल अपीयरेंस से आता है। स्पेशली उनका फेस अगर क्लियर है, ग्लोइंग है, हेल्दी है, तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करती हैं, बहुत अच्छे से जो है वो एक्सेल कर पाती हैं हर जगह पर। तो इसी तमाम जो है मौजू पे बात करने के लिए कि आपकी स्किन के कौन से इश्यूज़ हो सकते हैं और आप उनको किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, हमने अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है। डॉक्टर सलीम गौरी हैं, डर्माटोलॉजिस्ट, हमारे साथ हम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह बहुत का शुक्रिया आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। डॉक्टर साहब, जैसे कि क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ी रीज़न होती है कि मौसम बदलते हैं तो हमारी बहुत सारे स्किन इश्यूज़ आ जाते हैं। तो जिस तरह से अब मौसम बदल रहा है, सर्दी का मौसम आ रहा है, तो कॉमनली कौन सी ऐसी डिसीज़ेज़ हैं या कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जो स्किन को फेस करने पड़ते हैं? मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में आने की दावत दी। मौसम की तब्दीली के साथ दो तीन ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना होगा। एक तो जैसे अब हम गर्मियों से सर्दियों की तरफ जा रहे हैं, तो सर्दी के आने के साथ हमारी जिल्द ज़्यादा खुश्क होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा कुछ मौसम की तब्दीली के साथ फ़िज़ा में भी तब्दीलियाँ होती हैं, जैसे कि कई दफ़ा जब बहार का मौसम हो या इवन जो आजकल ऑटम का मौसम है ख़िज़ा का, इसमें पोलन्स और कुछ दूसरे एलर्जेंस की मिकदार फ़िज़ा में बढ़ जाती है और उसकी वजह से फिर एलर्जिक डिसऑर्डर्स भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए दो किस्म की प्रॉब्लम्स हमारी जिल्द के ऊपर हो सकती हैं। एक तो एलर्जिक डिसऑर्डर्स बढ़ जाते हैं और इसके अलावा जिल्द खुश्क होने की वजह से भी ऐसे जल्दी तमाम अमराज ज़्यादा देखने में आते हैं, जिनमें कि जिल्द का खुश्क होना एक बुनियादी वजह हो सकती है। जी, और जैसे कि हमारी डिफरेंट तरह की स्किन टाइप्स होती हैं, कॉम्बिनेशन स्किन है, ड्राई स्किन है, तो ड्राई स्किन वालों को ज़्यादा जो है वो मसला फेस करना पड़ता है। तो ड्राई स्किन वाले तो मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, जो ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन वाले हैं उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी तरह का मॉइस्चराइज़र यूज़ करना या लोशन को यूज़ करना? देखिए, सर्दियों में तो तकरीबन सबको ही कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए। एक और चीज़ जो अमूमन सर्दियों में इग्नोर कर दी जाती है वो है सन प्रोटेक्शन। बहुत से लोग समझते हैं कि धूप से बचाव की सिर्फ गर्मियों में ज़रूरत है, जबकि सन रेज तो सर्दियों में भी उसी तरह होती हैं। गर्मी या सर्दी की मैं बात नहीं कर रहा, मैं सनलाइट की बात कर रहा हूँ। तो सनलाइट बल्कि सर्दियों में कई दफ़े ये इस तरह ज़्यादा मुतासिर करती है कि लोग ख़ास तौर पे धूप सेंकने के लिए धूप में बैठ जाते हैं। बिल्कुल। तो वो फिर रेज ज़्यादा मुतासिर करती हैं। तो ये दो चीज़ें, धूप से बचाओ और मॉइस्चराइज़र, इसकी तो हर किस्म की जिल्द वालों को ज़रूरत होगी। अलबत्ता ये ज़रूर देखा जा सकता है कि किसकी जिल्द ज़्यादा ड्राई है और किसकी कम, और किसकी आम हालात में ऑयली होती है लेकिन सर्दियों में खुश्क हो गई। तो उसमें फिर हम दो तीन मुख्तलिफ किस्म के जो हैं चीज़ें या उनका कम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। बुनियादी तौर पे इसकी जिल्द के खुश्क होने की वजह एक तो ये हो सकती है कि उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी कम हो गई है और वाटर ज़्यादा एवेपोरेट हो रहा है। दूसरा ये है कि वो उसको पानी मिल कम रहा है और इसी तरह से उसका जो लिपिड बैरियर है ये हो सकता है कि मुतासिर हो और वो पानी को एवेपोरेट करने में ज़्यादा किरदार अदा कर रहा है। तो तीन चीज़ें हैं। एक हम हैं जिन्हें हम इमोलिएंट्स कहते हैं जी। इमोलिएंट्स बुनियादी तौर पे जिल्द से पानी के एवेपोरेट होने को रोकते हैं। तो ये जिल्द के ऊपर एक लेयर बना देते हैं ताकि जिल्द के अंदर जो मौजूद पानी है वो उसका लॉस कम से कम हो, वो एवेपोरेट कम से कम हो। दूसरा है जिन्हें हम कहते हैं मॉइस्चराइज़र्स। मॉइस्चराइज़र्स वो चीज़ें हैं जो जिल्द को रिहाइड्रेट करती हैं, यानी उनमें पानी की मिकदार बढ़ा देती हैं। और एक तीसरी चीज़ है जिन्हें हम ह्यूमेक्टेंट्स कहते हैं। ह्यूमेक्टेंट्स वो चीज़ें हैं लगाने वाली
जो जिल्द पानी के अलावा और भी कुछ चीजें जिल्द में इन्फ्यूज कर सकती हैं, जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड, और जिनकी वजह से फिर स्किन थोड़ी सी प्लम नजर आती है। तो हर शख्स की अपनी जिल्द की कंडीशन के मुताबिक इमोलिएंट, मॉइस्चराइजर्स या हुमैक्टेंट्स या इनके मुख्तलिफ कम्बिनेशन जो हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे कि आपने पानी की भी बात की है, तो पानी का इस्तेमाल सर्दियों में मिनिमम और मैक्सिमम कितना होना चाहिए ताकि हमारी स्किन जो है वो फ्रेश और ग्लोइंग नजर आए? देखिए, जनरली मुख्तलिफ मौसम के मुताबिक हम तमाम मौसमों के मद्देनज़र रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो वाटर इनटेक है वो 2 से 4 लीटर होना चाहिए। तो सर्दियों में जब ये कम से कम भी हो तो 2 लीटर तो उस वक्त भी होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि आप 2 लीटर पानी की शक्ल में बहुत सी चीज़ें जो हम वैसे इस्तेमाल, मसलन हम चाय पीते हैं तो पानी तो उसके अंदर भी मौजूद होता है और मशरूबात में भी मौजूद होता है, और इसी तरह से ड्रिंकिंग वाटर। तो मजमूई तौर पे हमारा वाटर इनटेक सर्दियों में भी कम से कम 2 लीटर तो ज़रूर होना चाहिए। ठीक है। और जिस तरह के डिफरेंट एज की, स्पेशली अगर ख़वातीन और मर्द दोनों की बात कर ली जाए, तो डिफरेंट एज में स्किन केयर जो है वो डिफरेंट तरह का होता है, डिफरेंट तरह की बीमारियां जो है वो स्किन को हमारी या इन्फेक्शन हो जाता है। तो जैसे ही मौसम बदलता है हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्ने का लोगों को इशू आ जाता है। एक तो उसमें शायद ड्राई स्किन भी एक बड़ी वजह हो सकती है, और मौसम की तब्दीली के साथ ऐसी कौन सी वजूहात हैं और उनसे किस तरह से बचा जा सकता है? अरे, पहले तो आपने एक्नी का जिक्र किया तो एक्नी की बात कर लेते हैं। एक्नी बुनियादी तौर पे जिस्म में एक ख़ास उम्र पे कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से बनते हैं। ज़्यादातर तो ये टीन एज में ही देखने में आते हैं, लेकिन कुछ लोगों में ये जल्दी ठीक हो जाते हैं और कुछ में ये साल हर साल निकलते रहते हैं। इसमें कुछ फैमिली प्रीडिस्पोजिशन की चीज़ भी होती है। बाज़ लोगों में मौसम की तब्दीली के साथ भी ज़्यादा एक्नी देखने में आते हैं। मसलन बाज़ लोगों में ये गर्मी और बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप कर जाते हैं, और इसके बिल्कुल उलट बाज़ लोगों में ये सर्दियों के मौसम में ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, उसके मुताबिक ही फिर ये उनके इलाज में भी इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। एक्नी का इलाज भी अमूमन लंबा होता है, हफ्ते 2 हफ्ते में ये नहीं ठीक होते। इसकी शिद्दत के मुताबिक, इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस के मुताबिक मुख्तलिफ खाने वाली और लगाने वाली अद्वियात दोनों इसके लिए देनी पड़ती हैं। और जो मौसम के हवाले से चेंजेस हो सकती हैं, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि जिल्द ज़्यादा खुश्क हो जाती है, और ज़्यादा उम्र के लोगों में जिल्द की ये खुश्की ज़्यादा देखने में आती है। ख़ास तौर पे उस वक्त अगर उन्हें साथ और भी कुछ बीमारियां जैसे कि डायबिटीज़, शुगर हो, तो उनमें जिल्द की खुश्की और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह अगर कोई हाइपोथायरॉयडिज्म है किसी को, थायराइड एक ग्लैंड है जो हमारे यहाँ गले के सामने यहाँ मौजूद होता है, अगर उसकी स्क्रीशन कम हो गई है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो उनकी जिल्द भी बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाती है। इसी तरह से कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि जिन्हें हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं, जो फैमिलीज में रन करते हैं। मसलन इक्थायोसिस है, जिसमें कि जिल्द के ऊपर फिश लाइक स्केल्स बनते हैं। तो ये भी सर्दियों में इनकी शिद्दत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि एक तो वैसे जिल्द खुश्क होती है, जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से वो स्केल बनते हैं, और जब सर्दियों में मज़ीद खुश्क होती है तो ये स्केल बहुत ज़्यादा नुमायाँ हो जाते हैं। जिन लोगों को डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो, सर में खुश्की या सिकरी जिसे कहते हैं, तो उनकी ये प्रॉब्लम भी सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा इसमें इजाफा हो जाता है। इसके अलावा कुछ और बीमारियां हैं, मसलन सोराइसिस एक मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर है, जिसमें जिल्द के ऊपर सुर्ख रंग के धब्बे, जिनके ऊपर के सफ़ेद छिलके जुड़े हुए मौजूद होते हैं। तो ये सोराइसिस की शिद्दत भी अमूमन सर्दियों में बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी में एक और नौइयत की तकलीफ है, जिसे कि हम परनियोसिस या आम जुबान में चिलब्लेंस कहते हैं। चिलब्लेंस ये है कि मौसम की शिद्दत के साथ, सर्दी में इजाफे के साथ, जो आपकी पेरिफेरल ब्लड वेसल्स हैं, जो आपके हाथों पाँव की उंगलियों को सप्लाई कर रही हैं, वो सिकुड़ जाती हैं। खून की सप्लाई उंगलियों में कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपके हाथों और पाँव की उंगलियां वाइलेशियस और पहले रेड स्वोलन होती हैं और फिर वाइलेशियस हो जाती हैं, और फिर इनमें छाले या जख्म भी बन जाते हैं। तो इसका टेक्निकल नाम परनियोसिस है, आम जुबान में इसको चिलब्लेंस भी कहते हैं। तो ये वो मुख्तलिफ नौइयत की बीमारियां हैं। इसके अलावा जिस तरह मैंने कहा कि एलर्जिक डिसऑर्डर्स बढ़ते हैं, एक एटोपिक एक्जिमा है, एटोपिक डर्मेटाइटिस, जिसे हम एलर्जिक एक्जिमा कह सकते हैं। ज़्यादातर तो ये बच्चों में देखने में आता है, लेकिन बड़ों में भी हो सकता है।
और इसमें भी जिल्द की खुश्की एक अहम रोल प्ले करती है, तो इसकी शिद्दत में भी सर्दियों में अमूमन इजाफा हो जाता है। डॉक्टर साहब, हम डिफरेंट एज के लोगों की बात करते हैं, लेकिन जब न्यू बॉर्न बेबीज की बात आती है हम देखते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी स्किन बहुत ज़्यादा जो है वो ड्राई हो जाती है, समटाइम तो स्किन पील आउट भी होने लगती है। तो उनके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या प्रोडक्ट यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव हैं, उनके लिए हम कोई भी जो है ना वो आम प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर सकते, तो उनकी स्किन केयर किस तरह से की जा सकती है? देखिए, बहुत छोटे बच्चे न्यू बॉर्न या इन्फेंट्स के अंदर जिल्द की खुश्की की भी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। एक तो जैसे मैंने कहा कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, इक्थायोसिस एट बर्थ मौजूद होंगे, उसमें भी फिर उसकी मुख्तलिफ किस्मों के मुताबिक उसकी शिद्दत में वो वेरी कर सकती है। इसी तरह से फिर एक कुछ एलर्जिक एक्जिमा जिसे मैंने अभी एटॉपिक डर्मेटाइटिस कहा, ये अमूमन बिल्कुल पैदाइश के वक्त मौजूद नहीं होता, ये अमूमन तो कोई 1 महीने की एज से ऑनवर्ड शुरू होता है, और इसके साथ फिर हमें यह भी देखने में मिल सकता है कि उस बच्चे को एलर्जी की वजह से नज़ले जुकाम या सांस की एलर्जी भी हो सकती है। ये एक ट्राइड है, एटॉपिक एक्जिमा और एलर्जी की वजह से नज़ला और एलर्जी की वजह से सांस की तकलीफ। चौथी चीज़ जो इसमें शामिल हो सकती है वो आंखों की एलर्जी भी है, इन बच्चों को एलर्जी कंजंक्टिवाइटिस भी हो सकता है। तो एक तो सब बच्चों में ये सबसे ज़्यादा कॉमन वजह यही है। इसके अलावा बाज़ दफ़ा बच्चों में इन्फेंटाइल सेबरिक डर्मेटाइटिस, या जिसे हम जो बड़ों में खुश्की और शिकरी की वजह से एक्जिमा होता है, वो बच्चों में भी इब्तदाई 2 साल में देखा जा सकता है, और ये सर्दी की शिद्दत के साथ उसमें भी इजाफा हो सकता है। तो ये उसकी शिद्दत के मुताबिक ही हम एडवाइस करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके बच्चों को इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है और उनकी जिल्द ज़रूरत से ज़्यादा हसास या खुश्क है, तो आप कोई मॉइस्चराइज़र रेगुलर बुनियादों पे उसके लिए यूज़ करें। बहुत से ब्रांडेड बेबी लोशंस मिल जाते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल सिंपल चीज़ें जैसे कि लिक्विड पैराफिन और वाइट पेट्रोलियम जेली, जो कि इनमें सस्ती भी हैं और मौसर भी हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इनका सबसे बड़ी बात यह है कि कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, ताकि बच्चे की जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा हसास होती है। बिल्कुल। और जैसे कि डॉक्टर साहब आजकल सीरम्स का बहुत ज़्यादा, फेशियल सीरम्स का बहुत ट्रेंड आ गया है, विटामिन ए हो गया, बी हो गया, या जैसे आपने भी बात की कि सीरम का अगर इस्तेमाल हम देखें तो किस एज से स्टार्ट करना चाहिए और किस एज के ग्रुप को आप जो है वो सजेस्ट करते हैं कि ये सीरम उनके लिए बेस्ट है? देखिए, सीरम तो एक आप कह लें उसकी फार्मूलेशन है मुख्तलिफ चीज़ों की, जो क्रीम फॉर्म में भी हो सकती है, ऑइंटमेंट फॉर्म में भी, इवन लोशन जेल फॉर्म में भी, और उसी तरह से इसकी एक फार्मूलेशन सीरम है कि ज़रा एक स्टिकी सा लोशन होता है जो अच्छी तरह से जिल्द पे लग जाता है और उसकी एब्जॉर्प्शन बेहतर हो जाती है। तो कोई एज लिमिट का तो इसमें कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन अमूमन बच्चों में सीरम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें आप कोई सिंपल मॉइस्चराइज़र यूज़ कराएं तो वो काफ़ी इफेक्टिव होता है। टीन एज से स्टार्ट किया जा सकता है? ठीक ठीक, क्योंकि जारी बात है कि बहुत डिफरेंट तरह के सीरम भी आते हैं, कुछ आपकी स्किन को बहुत करते हैं। रेगुलर बेसिस पे अगर स्किन केयर की बात करें हर एज ग्रुप के लिए, अगर उनको कोई एज सच कोई स्किन का स्वेयर इशू नहीं है, तो वो स्किन केयर, बेस्ट स्किन केयर आप क्या सजेस्ट करेंगे देखने वालों को, जो नॉर्मली हर तरह का स्किन वाला जो है स्किन टाइप वाला यूज़ कर सकता है? 2 अहम चीज़ें हैं जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया। एक तो ये धूप से, सूरज की छांव से बचाओ। अगर आप अर्ली एज से कोई प्रॉपर सनस्क्रीन, इसमें बाज़ लोग फिर ये कहते हैं कि जी आप धूप से बचाव कर रहे हैं तो विटामिन डी पैदा नहीं होगा। ये अपनी जगह पे एक हकीकत है, लेकिन विटामिन डी को और सूरतों से भी पूरा किया जा सकता है, ओरल फॉर्म में या और दूसरी शक्ल में। लेकिन अगर आप अर्ली एज से अपनी स्किन को धूप के मुज़िर असरात से, इसकी छांव के मुज़िर असरात से बचा सकें, तो ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है आपको। आपकी जिल्द पे रिंकल्स एज के साथ जल्दी नहीं बनते, आपकी जिल्द के ऊपर पिगमेंटेड स्पॉट्स एज के साथ जल्दी नहीं बनते, और आप लेटर एज में आपको इसका फ़ायदा होता है अगर आप अर्ली एज से सन प्रोटेक्शन शुरू कर लें। दूसरी अहम चीज़ जो है वो अगेन जिस तरह मैंने पहले कहा, वो मॉइस्चराइज़र है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ योर स्किन आपको हर मौसम में कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए। अगर आपकी जिल्द बहुत ऑयली है, एक्नी प्रोन है, तो वो आप चेहरे पे मॉइस्चराइज़र ना यूज़ करें, ख़ास तौर पे गर्मियों में। लेकिन अगर आपकी जिल्द एक्नी प्रोन या ऑयली नहीं है तो आपको मौसम की शिद्दत के मुताबिक हर मौसम में कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करूंगी। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। स्किन के हवाले से बात करें तो जैसे मौसम बदल रहा है, पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी के अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें और डेली बेसिस पे अच्छे मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें। ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगा होना चाहिए, प्रोडक्ट का आपको इफेक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपकी स्किन को सूट करता है। अगर आपकी स्किन को एक प्रोडक्ट यूज़ नहीं करता या सूट नहीं करता है तो कोशिश करें कोई और ब्रांड का, या पाकिस्तानी बहुत सारे लोकल ब्रांड्स हैं जो बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं और मार्केट में इंट्रोड्यूस भी है। और इसके अलावा जो है सन प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए सन ब्लॉक का प्रॉपर इस्तेमाल करें। जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तब तो ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप घर के अंदर मौजूद हैं, ऑफिस में हैं या किसी भी जगह पे हैं, आप हाउस वाइफ हैं, वर्किंग लेडी हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सन ब्लॉक को इस्तेमाल करें। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो मर्द हजरात जो अपनी स्किन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है कि वो अपने स्किन का ख्याल रखें, मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, सन ब्लॉक को इस्तेमाल करें। और जैसे कि हम अपने देखते हैं कि हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा खुश्की आ जाती है, हमारे लिप्स फटना शुरू कर देते हैं, तो पैची लिप्स से बचने के लिए ज़रूरी है आप कोई ना कोई जो है वो अच्छा लिप बाम भी इस्तेमाल करें। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगाना चाहते हैं तो जो हमारी पेट्रोलियम जेली है, जिसको हम जो है आम ज़ुबान में वैसलीन भी बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करें। वो हर तरह की स्किन के लिए मौसर भी है और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। और कोशिश करें कि अपना जो लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन करने की कोशिश करें, खाना पीना अच्छे से लें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि आपकी सेहत हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारी कोशिश होती है कि अगर आपका कोई भी इशू है किसी भी हवाले से, लाइफस्टाइल से रिलेटेड, तो हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि आप एक बेहतर और हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर सकें। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारे यहाँ ज़्यादा ख़वातीन अपना ख्याल तो बहुत रखती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मर्द हजरात में उतनी अवेयरनेस नहीं होती। वो समझते हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें हमारे लिए नहीं। तो मर्दों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है अपना ख्याल रखना और अपना स्किन केयर, उनके लिए आप कौन सा सजेस्ट करते हैं? मर्दों के लिए भी स्किन केयर उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि ख़वातीन के लिए। बल्कि एक लिहाज से बहुत सारी ख़वातीन की आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं होती और मर्दों की आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं, तो उस लिहाज से तो उन्हें ज़्यादा उसकी जो है तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर आपकी आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा है, ख़ास तौर पे गर्मियों में, तो फिर एक तो आप अपनी चेहरे की जिल्द को बार बार वॉश करें, क्योंकि आउटडोर एक्टिविटी में पसीना आने के साथ डस्ट और दूसरी चीज़ें स्किन पे जब एंटेंगल्ड हो जाती हैं तो फिर वो कुछ ग्लैंड्स हैं उनको भी ब्लॉक करती हैं, उससे काफ़ी और प्रॉब्लम जो है वो बढ़ते हैं। तो एक तो बार बार उसको वॉश करें और अपने उसी तरह से सन ब्लॉक या कोई अच्छी सनस्क्रीन उसका जो है इस्तेमाल करें, और रात के टाइम कोई अपनी जिल्द के मुताबिक मॉइस्चराइज़र भी इस्तेमाल कर लें, या आजकल कम्बिनेशन मिल जाते हैं जिसे हम डे टाइम मॉइस्चराइज़र कहते हैं। डे टाइम मॉइस्चराइज़र में एक लाइट मॉइस्चराइज़र है जिसके अंदर के सनस्क्रीन ऑलरेडी ऐड की होती है, तो आप कोई अच्छा ऐसा कम्बिनेशन ले, डे टाइम मॉइस्चराइज़र ले लें जिसको कि आप दिन के वक्त इस्तेमाल कर सकें, तो आपकी जिल्द को मॉइस्ट भी रखेगा और धूप से भी, छुआओं से उसका बचाव होता रहेगा। एक अहम चीज़ जिसका ख्याल रखने की ज़रूरत है ख़ास तौर पे सन ब्लॉक या सनस्क्रीन यूज़ करते वक्त, इसमें अगर आपकी जिल्द एक्नी प्रोन या ऑयली है तो उसके लिए फिर या तो कोई वाटर बेस्ड सनस्क्रीन इस्तेमाल करनी चाहिए, वरना दूसरी सनस्क्रीन या सन ब्लॉक से आपकी एक्नी ज़्यादा हो सकते हैं। वाटर बेस या फिर उसके लिए स्पेशल सनस्क्रीन मिलती हैं जिन्हें सीबम कंट्रोल सनस्क्रीन्स कहते हैं जी। उनकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो या फिर आप कोई सीबम कंट्रोल सनस्क्रीन इस्तेमाल करें या कोई वाटर बेस्ड सनस्क्रीन। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए मर्दों को भी अपनी जिल्द की उसी तरह हिफाजत करनी चाहिए जिस तरह के ख़वातीन को। डॉक्टर साहब, हमने अक्सर देखा है कि मर्द हजरात में, ख़वातीन में भी छाइयों का बड़ा इशू आता है, लेकिन मर्द हजरात में भी होता है कि स्पेसिफिकली जो है वो चेहरे के किसी हिस्से पे, चीक्स पे या नाक पे जो है वो थोड़ा सा रंग जो है वो ज़्यादा डार्क हो जाता है, जिसको हम छाइयाँ बोलेंगे या उससे मेडिकल की मतलब टर्म में क्या बोलेंगे वो मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता। तो मैं चाहती हूँ कि उस हवाले से भी आप थोड़ा सा बताएँ कि अगर आपका स्पेसिफिकली आपके चेहरे पर आपका नाक या फिर आपके कोई भी जो है वो फेस ज़रा डार्क हो जाता है, जिसे हम छाइयाँ बोलते हैं, तो उसके पीछे की क्या वजूहात हो सकती है और उसे किस तरह से जो है वो ट्रीट किया जा सकता है? छाइयाँ आम तौर पे जिसके लिए यूज़ किया जाता है लफ्ज़, वो टेक्निकली या मेडिकल की टर्म में हम उसे मिलाज़मा कहते हैं जी। MELASMA, मिलाज़मा, या एक ख़ास पर्सपेक्टिव में उसको कुलाज़मा भी कहा जाता है। इसकी दो तीन ही मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। एक तो एक्सेसिव सन एक्सपोजर, इसके अलावा बाज़ दवाइयाँ भी इसकी वजह हो सकती हैं।
इनमें इवन कई एंटीबायोटिक्स भी शामिल हैं और कुछ और दवाइयाँ भी जो ओवरऑल भी कॉम्प्लेक्शन को डार्क करने का बायस बन सकती हैं और इन छाइयों में भी इजाफे का बायस बन सकती हैं। एक तीसरी अहम वजह जो इन छाइयों की होती है वो है हार्मोनल चेंजेस, ख़ास तौर पे वो हार्मोनल चेंजेस जो कि ख़वातीन में प्रेगनेंसी में होती हैं। तो बहुत सी ख़वातीन में ये छाइयाँ शुरू ही प्रेगनेंसी में होती हैं। जब इनकी वजह प्रेगनेंसी हो तो उस सूरत में हम इसको कोलाज़मा कहते हैं। आम तौर पे इसे मिलाज़मा कहते हैं। जब ये प्रेगनेंसी की वजह से है तो फिर इसको कोलाज़मा कहा जाता है। तो इसके इलाज के लिए या इसके बचाव के लिए भी सबसे ज़रूरी, तो जिस तरह मैंने कहा कि एक बड़ी वजह एक्सेसिव सन एक्सपोजर, तो धूप से बचाव सबसे अहम है। दूसरा, फिर इनकी ट्रीटमेंट के लिए मुख्तलिफ विटामिन भी, एंटीऑक्सीडेंट्स, ख़ास तौर पे विटामिन सी प्रेपरेशंस ऐड की जा सकती हैं, विटामिन सी सीरम्स दिए जा सकते हैं और दूसरे कुछ ब्लीचिंग एजेंट्स हैं वो दिए जा सकते हैं जिनमें एक ख़ास परसेंटेज तक हाइड्रोक्विनोन, अगर ये ज़्यादा हो तो फिर ये नुकसान भी करती है, हाइड्रोक्विनोन प्रेपरेशन मिल जाती हैं, कोजिक एसिड प्रेपरेशन मिल जाती हैं। इसके अलावा इनके लिए कोई ऐसी क्रीम भी दी जा सकती है जो हल्की सी मामूली सी स्किन पीलिंग करे, जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड प्रेपरेशन दी जा सकती हैं। लेकिन इन सब के इस्तेमाल के साथ जो सबसे अहम है वो सन ब्लॉक का इस्तेमाल है। अगर ये इन लगाने वाली दवाइयों से बेहतर हो जाएं तो ये ठीक है, वरना अगर बहुत ज़्यादा गहरी हों और इन दवाइयों को रिस्पॉन्ड ना करें तो फिर इनके लिए केमिकल पीलिंग की जा सकती है या फिर इनको लेज़र से भी ट्रीट किया जा सकता है। एक बात ज़हन में रखें कि लेज़र की मुख्तलिफ इक़साम हैं और स्किन की तमाम तकालीफ को एक ही किस्म के लेज़र से इलाज उसका नहीं किया जा सकता। मुख्तलिफ तकालीफ के लिए मुख्तलिफ किस्म के लेज़र्स हैं और ये जो पिगमेंटरी डिसऑर्डर्स हैं इनके लिए जो लेज़र इस्तेमाल होता है उसे हम कहते हैं क्यू स्विच लेज़र। तो पिगमेंटरी डिसऑर्डर्स के लिए जिनमें छाइयाँ भी शामिल हैं, फिर फाइनली हम क्यू स्विच लेज़र से उसका इलाज कर सकते हैं। तो यही चीज़ें इसके हवाले से ज़रा एक और मैं, जी आप कर लीजिए। नहीं, आप कंटिन्यू करें, आप बताएं। एक अहम चीज़ जो मैं इसकी तरफ कहना चाहता हूँ कि ये मिलाज़मा के हवाले से और स्किन वाइटनिंग के हवाले से बहुत सी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जिसे लोग लंबे अरसे तक लगातार इस्तेमाल करते हैं और उनसे लोगों में काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने में आ रहे हैं। एक अहम चीज़ इसमें याद रखने की ये है कि इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पे अमूमन इंग्रेडिएंट्स नहीं लिखे होते हैं। कई मरतबा इनसे बड़ा ड्रामेटिक रिजल्ट मिलता है तो लोग फिर इसको साल हर साल लगातार इस्तेमाल करते हैं। दो इनको मुख्तलिफ जगह पे इनका एनालिसिस किया गया है तो दो अहम चीज़ें जो जिल्द के लिए नुकसानदेह हैं वो इनमें पाई गई हैं। एक है स्टीरॉइड्स और दूसरा है मरकरी। और जब आप, और इवन हाइड्रोक्विनोन जो मैंने मेडिकल प्रेपरेशन में कहा, एक खास परसेंटेज से ज़्यादा हो तो फिर वो भी जिल्द को नुकसान करती है। बिल्कुल ठीक। तो टॉपिकल स्टीरॉइड, मरकरी, और ये जिल्द से एब्जॉर्ब भी होते हैं। हाँ। ये ना मरकरी हैवी मेटल्स में आता है, जिल्द से एब्जॉर्ब होने की सूरत में, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन की सूरत में ये इवन किडनीज को भी इफेक्ट कर सकता है। तो ये ख्याल रखने की ज़रूरत है कि आप ऐसी कोई प्रिपरेशन बहुत लंबा अरसा ना इस्तेमाल करें। अगर आप स्टीरॉइड स्किन पे ज़्यादा लगा रहे हैं तो फिर आपकी जिल्द पे एक्नी ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगे, जिल्द पतली हो जाएगी, उस पर सुर्ख लाइनें नमूदार होनी शुरू हो जाएंगी और चेहरे पे बाल निकलने भी शुरू हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बहुत देखा गया है कि ख़वातीन जो है वो मेकअप का, जारी बात है, डेली बेस पे यूज़ करती हैं, तो मेकअप प्रोडक्ट को एक सर्टेन टाइम के बाद क्या चेंज कर लेना चाहिए ताकि आपकी स्किन उसकी यूज टू ना हो? और रात के वक्त अपने चेहरे को मेकअप से साफ करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम देखते हैं कि यूजली सारा दिन की रूटीन में हम उसी तरह से घर से बाहर से आते हैं और आके सो जाते हैं। मैक्सिमम ख़वातीन जो हैं वो रात को मेकअप साफ़ नहीं करती, जो बहुत सारे स्किन इश्यूज़ का वजह हो सकती है। तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, मेकअप से भी बाज़ लोगों की स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म के एलर्जीज हों। इसके अलावा कुछ मेकअप्स के बाज़ लोगों में मेकअप के साथ एक्नी भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो अपनी स्किन के मुताबिक जो कि वेरी कर सकती है, आपको मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। एक ही मेकअप अगर आपको सूट किया हुआ है और आपको उससे प्रॉब्लम नहीं होती तो आप लंबा अरसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस बात का आपने बहुत सी प्रोडक्ट्स पे देखा होगा, हाइपोएलर्जेनिक, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड। इसका मतलब यही होता है कि इसको स्किन टाइप पे टेस्ट किया गया है, इससे एलर्जी नहीं होती, या उस पर लिखा होता है कि नॉन कोमिडोजेनिक, इससे एक्नी ज्यादा नहीं होते। तो अगर तो वाकई आप किसी अच्छी कंपनी की प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं जो वाकई उन्होंने इसको पहले टेस्ट किया है कि हाइपोएलर्जेनिक है और नॉन कोमिडोजेनिक है, तो फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं लंबा अरसा भी। डॉक्टर साहब आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करूंगी। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं CTS10। स्किन के हवाले से बात कर रहे हैं कि किस तरह बदलते मौसम के साथ आपको आपकी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। ना सिर्फ ख़वातीन को, मर्द हजरात को भी इक्वली इंपॉर्टेंट है कि वो अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो करें। डेली बेसिस पे कुछ स्टेप्स हैं उनको फॉलो करें। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप मॉइस्चराइज़र को यूज़ कर सकते हैं। सन प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो कोशिश करें कि अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे अपनी स्किन के लिए तो एटलीस्ट अपना पानी का इंटेक ज़्यादा रखें, अच्छे से खाएँ पिएँ, ताकि आप जो है एक हेल्दी स्किन को एंजॉय कर सकें। और ग्लोइंग और हेल्दी स्किन और क्लियर स्किन किसे अच्छी नहीं लगती है। और अगर आपकी स्किन से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप कोशिश करें कि किसी भी अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट से जाके आप कंसल्ट करें और अपने तमाम स्किन इश्यूज़ को रिसॉल्व करें। डॉक्टर साहब, जैसा कि आजकल हाइड्रा फेशियल का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, हाइड्रा फेशियल किस एज से के लोग ले सकते हैं और क्या ये स्किन के लिए इफ़ेक्टिव है या नहीं, और इसके क्या कोई साइड इफ़ेक्ट भी हैं? फेशियल की जो आम टर्म यूज़ की जाती है, कई इकसाम हैं और ज़रूरत के मुताबिक इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और जिस तरह आपने कहा, हाइड्रो फेशियल बहुत पॉपुलर है आजकल। इसके अंदर मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। स्किन को पहले उसकी क्लिनजिंग की जाती है, फिर उसमें हाइड्रेशन की जाती है, फिर उसमें ह्यूमेक्टेंट्स को ऐड किए जाते हैं। तो ये डिपेंडिंग अपॉन योर इक्विपमेंट ये 3 से लेकर 7 तक मुख्तलिफ स्टेजेस हो सकती हैं। अच्छा। और ये मुख्तलिफ किस्म, ये यूज़फुल हो सकता है मुख्तलिफ किस्म की स्किन टाइप्स में। बस एक चीज़ का ख्याल रखें कि बहुत से ऐसे मरीज़ मेरे पास भी और डर्माटोलॉजिस्ट के पास चेक करवाने के लिए आते हैं जिनमें नॉट पर्टिकुलरली हाइड्रा फेशियल, लेकिन अमूमन लोग मुख्तलिफ फंक्शन से पहले या शादी से पहले फेशियल कराते हैं और उसके बाद उनके एक्नी में इजाफा हो जाता है। मैं यकीन से नहीं कह सकता कि उसकी क्या वजह है। हो सकता है कि कुछ ऐसे फेशियल इस्तेमाल किए जाते हों जिनमें टॉपिकल स्टीरॉइड्स ऐड किए जाते हों, वो एक वजह हो सकती है। या कोई ऐसी प्रोडक्ट यूज़ करी जाती हों कि जिनसे कुछ जो स्किन में ग्लैंड्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हों, वो उसकी वजह हो सकता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र ज़रूर रखें, किसी अच्छी जगह से आप फेशियल करवाएं और ये यकीन कर लें कि वो कोई ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते जिससे कि बाद में फेशियल के बाद आपकी स्किन के ऊपर एक्नी में इजाफा हो जाए या आपकी स्किन पे कोई एलर्जीज हो जाए और आपके उससे प्रॉब्लम हो। और डॉक्टर साहब, जो डेली बेसिस पे घर पे होम रेमेडीज़ ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, वो कितना ज़्यादा हमारी स्किन को जो है उसके लिए बेहतर है या नुकसानदेह है? देखें, जो होम रेमेडीज़ हैं ये आप कह लें कि पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे यूज़ की जाती हैं और कई दफ़ा ये इफ़ेक्टिव भी होती हैं। तो हमारे बुज़ुर्ग कई सालों से इसको यूज़ कर रहे होते हैं। बहुत से लोगों में इसमें, और इसके अंदर अमूमन देखा गया है कि लेमन का इस्तेमाल किया जाता है, बेसन का इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म के मास्क जो हैं वो इस तरह की चीज़ों से बना के यूज़ किए जाते हैं। तो ये तो कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस पे ही कहा जा सकता है। लेमन क्लिनजिंग के लिए अच्छा भी हो सकता है, लेकिन अगर इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो स्किन में इरिटेशन भी कॉज कर सकता है और इससे एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस भी हो सकता है, जो कि प्रॉब्लम फ़ायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। तो ये थोड़ा सा इन चीज़ों को एहतियात से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। किस हद तक ये फ़ायदेमंद हो सकती हैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस पे ही बताया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो डेली बेसिस पे अपना बड़े अच्छे से कोई एक मास्क उनको बड़ा सूट कर जाता है और उसको इस्तेमाल करती हैं। इसी तरह से अगर हम डाइट के हवाले से थोड़ा सा बात करें, क्योंकि डाइट आप जो खा रहे हो वो आपकी स्किन को या तो बहुत फ्रेश कर देगा या तो बहुत ही ख़राब कर देगा। तो किस तरह का मील का इंटेक करना चाहिए और उसमें किस तरह के आयरन, विटामिन वगैरह का, कौन से फ्रूट्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिससे हम खा कर अपनी स्किन को, ओवरऑल अपनी बॉडी को जो है वो बेहतर रख सकते हैं? देखिए, डाइट में स्किन के वाले से अगर हम देखें तो स्किन को न्यूट्रिशन में 2-3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक अच्छी प्रोटीन्स, दूसरा एंटीऑक्सीडेंट्स। ये एंटीऑक्सीडेंट्स इसलिए कि स्किन के ऊपर धूप की मुज़िर शुआओं की वजह से फ्री रेडिकल जो है पैदा होते हैं, जिनको काउंटर करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत होती है। तो एक खुद धूप से बचाव के लिए कोई ऐसी चीज़ें हों खुराक के अंदर जो धूप से बचाव कर सकती हों, तो अगर इसी तरह से कुछ विटामिन्स जिनका कि एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट भी होता है, तो ये 2-3 चीज़ें अगर आप मद्देनजर। एक तीसरी चीज़ जो ज़रूरी हो सकती है वो ऐसे हैं फैटी एसिड, एसेंशियल फैटी एसिड जिन्हें हम कहते हैं, जो उसी फॉर्म में खुराक में लेने पड़ती हैं जो जिस्म के अंदर प्रोड्यूस नहीं हो सकते, जैसे कि ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड या ओमेगा 3 जो हैं। तो ये हमें मद्देनज़र रखना चाहिए कि ऐसी खुराक जिनके अंदर प्रोटीन्स, ये एसेंशियल फैटी एसिड्स और कुछ विटामिन जो एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल जो एंटीऑक्सीडेंट्स का किरदार अदा कर सकें, ये चीज़ें हमारी खुराक में ज़रूर शामिल होनी चाहिए।
अब ये कौन सी चीज़ें हैं, अब आगे मौसम जो आ रहा है ये हम देखेंगे कि सिट्रस फ्रूट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल होंगे, ऑरेंजेस जी जी। हमारे यहाँ पे जिसको फ्रूटर कहा जाता है, हाँ या फिर किन्नो और मौसमी, ये सारे दीज आर रिच इन विटामिन सी, और विटामिन सी जो है वो बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, ये स्किन के लिए मुफीद है। रेड ग्रेप्स ये स्किन के लिए मुफीद है। एवोकेडोज हमारे यहाँ अब ये मार्केट में नजर आने शुरू हो गए हैं, पहले हमारे यहाँ इतने पॉपुलर नहीं थे। जी बिल्कुल। तो एवोकेडोज इस हवाले से हमारे यहाँ एक बड़ी कॉमन चीज एक खास मौसम में यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं स्वीट पोटैटो या शकरकंदी। जी 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 जी। शकरकंदी के अंदर बीटा कैरोटीन है जो कुदरती तौर पे आपकी जिल्द को धूप की मुजर छांव से बचाती है। तो इसी तरह से सोया जिसे कहा जाता है, सनफ्लावर सीड्स, फिश, अब सर्दी का मौसम है तो फिश तो वैसे ही बड़ी पॉपुलर है, तो ऐसी फिश जो कि एसेंशियल फैटी एसिड में रिच है, मसलन सालमन, तो ये हमारी जिल्द के लिए बड़ी मुफीद है। तो ये वो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो हम अपनी जिल्द की हिफाजत के लिए अपनी खुराक में शामिल कर सकते हैं। और डिफरेंट तरह के, जैसे आपने भी सीड्स की भी बात की, अब कर तो लोग एज अ स्नैक भी बहुत तरह के डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स के साथ जो है वो सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर कोई बंदा जो है वो ड्राई फ्रूट को अफोर्ड नहीं करता तो वो कौन सी ऐसी अल्टरनेट चीज़ है, जैसे मूंगफली है, उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो कितनी क्वांटिटी में डेली बेसिस पे लेना, या कितने दिन के बाद अगर हम इस तरह की जो है वो ग़िज़ा का इंटेक करें जो हमारी बॉडी के लिए बेहतर हो। अच्छा, ये सिर्फ जिल्द ही नहीं, ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अब तो रिकमेंड किया जाता है ड्राई फ्रूट्स में से, और महंगे तो हैं लेकिन अगर आप थोड़ी मिकदार में ले लें तो ये आपके लिए इफेक्टिव हो सकते हैं। एक तो जिस तरह आपने खुद कहा कि ये जो मूंगफली है, पीनट्स, ये तो अच्छी खास बड़ी सस्ती अभी भी मिल जाती है। जो बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं वो तो जिन्हें हम चलगोजे कहते हैं वो तो अब अनअफोर्डेबल जो है ना होते जा रहे हैं। लेकिन आमतौर पे जो दिल के माहिरीन है वो भी अब ये कहते हैं कि अगर आप 5 बादाम रोजाना ले लें, बादाम एक्सपेंसिव है लेकिन 5 बादाम शायद इतने ज़्यादा मैटर ना करें, इसी तरह से कोई एक आध अखरोट उसका जो है वो मग्स जो है वो ले सकें, तो ये आपकी जिल्द के लिए मुफीद है। सीड्स के अंदर तो मैंने आपको जिक्र किया ख़ास तौर पे कि जो हैं सनफ्लावर सीड्स, ये आपकी स्किन के लिए, क्योंकि इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स विटामिन भी हैं, और एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी है, विटामिन ई है, और मिनरल्स में से जिंक। तो ये 3 चीज़ें अगर किसी चीज़ में मौजूद हैं तो आपकी जिल्द के लिए बेहतर है। अक्सर ये कहा जाता है कि जैसे आपने भी बादाम का जिक्र किया कि बादाम है, अखरोट है, हम इसका इंटेक कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसको जब भिगो के इसका छिलका उतार के आप खाओ तो ज़्यादा ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं। कुछ लोग कहते हैं आप इसी तरह से खा लो। तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जा सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारी बॉडी को, हमारी स्किन को जो है इसका फ़ायदा हो सके? नहीं, मेरा ख्याल है भिगो के रखने और फिर छिलका उतार के खाने से कोई इतना इसमें स्पेशल बेनिफिट नहीं है। इससे आप एज ए होल ही उसका जो बाहर सख्त उसका है कह रहे कवर शेल जो है वो तोड़ के और निकाल के सीड को उसको एज ए होल यूज कर सकते हैं। ठीक। और इसमें और भी बहुत तरह की चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि हम पानी के हवाले से भी बात की है। फ़िश का इंटेक बहुत अच्छा है, मतलब हम अपने मीट में, लेकिन हमारे यहाँ तो इतना वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को जो है वो मीट खाने से मसला होता है, तो वो इसका अल्टरनेट क्या यूज़ कर सकते हैं जो उनकी स्किन के लिए और उनकी बॉडी के लिए ज़्यादा बेनिफिट हो? अच्छा, ये भी जो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि मीट से एलर्जी होती है, कुछ लोगों में ज़रूर किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है, लेकिन ये मेजॉरिटी में इस तरह से नहीं है। खुराक से एलर्जी में बहुत से इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं और इसको वर्कआउट करना कि किस चीज़ से थोड़ा सा मुश्किल काम है। उसका तरीका ये होता है कि आप सब कुछ रोक के सिर्फ एक चीज़ खा के देखें, विच प्रैक्टिकली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, करना मुश्किल हो जाता है कई दफ़ा। बहुत से लोग जो ये समझते हैं कि उन्हें मीट से एलर्जी हो रही है, हकीकतन उन्हें मसालों से या खानों में डाले जाने वाले मसनूई रंगों से एलर्जी हो रही होती है। तो अगर आप उनको ये कहें कि वो अपने खानों में मसाले कम करें तो हो सकता है ऐसी ग़िज़ा ना खाएं जिनमें मसनूई रंग डाले जाते हैं, तो उनका एलर्जी का मसला हल हो जाता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया, और हमारी कोशिश रहती है कि हमेशा के आपके लिए ऐसी टॉपिक्स, ऐसे मौज़ूआत लेके आएँ, ऐसे गेस्ट को आपके लिए हम इनवाइट करें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हों। आई एम श्योर कि आज के इस पूरे सेशन से आपकी बहुत सारी क्यूरीज जो हैं वो सॉल्व हुई होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपके लिए, हमारे लिए और हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह हाफ़िज़।